तो नेक्स्ट पेपर के साथ हम लोग एक बार फिर आ चुके हैं। आप इसका कोड देख सकते हो 31(4) का सेकेंड सेट। तो हमने सारे सेकेंड सेट को डिस्कस किया हुआ है। ये आपका जो कोड चेंज होगा यहाँ पे, उसकी वजह से पेपर चेंज होता है। तो इस पेपर को भी आपको एज अ टेस्ट कंसीडर करना है और मेरे साथ इसको सॉल्व करना है और चेक कर लेना आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइएगा विद नेम। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज नोन एज। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के आयंस इंटरचेंज होंगे तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a zygote is formed by the fusion of a male and female gamete. The number of chromosomes in the zygote is। जो जाइगोट होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा 2n होगा। और 2n का मतलब होता है होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन के अंदर जो टोटल सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के वो 46 होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ सीड विच इज द सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। वो सीड का वो कौन सा पार्ट है जो जर्मिनेशन के टाइम पे एज अ फूड यूज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉटलीडन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू वो कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो ग्रो करता है। सुगर केन करता है, रोज भी करता है, ग्रेप्स भी करता है। ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। दूसरे वाले में मस्टर्ड नहीं करेगा, तीसरे वाले में मस्टर्ड नहीं करेगा, चौथे वाले में भी मस्टर्ड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। जो विल्टिंग होता है वो APA की वजह से होता है, इसलिए आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। अब यहाँ पे जो सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। और ब्लू को रेड में चेंज करने वाला होता कौन है, एसिड होता है। मतलब जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है। और एसिडिक सॉल्ट का मतलब हो गया कि उसके कॉम्बिनेशन में स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होना चाहिए। अब चेक कर लो कौन सा पेयर है जिसमें स्ट्रांग एसिड और वीक बेस है। ये दोनों स्ट्रांग हैं, नहीं चलेगा। दोनों स्ट्रांग हैं, ये भी नहीं चलेगा। ये वीक, ये स्ट्रांग। अब यहाँ पे एसिड वीक है जबकि हमको एसिड को स्ट्रांग रखना है, ये भी नहीं चलेगा। ये हो गया स्ट्रांग एसिड वीक बेस, ये चलेगा। आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, four solutions namely glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid filled in 4 separate beakers are connected one by one in the electric circuit with the bulb. The solutions in which the bulb will glow when current is passed are। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि किसको कनेक्ट करने के बाद जो वहां पे एक बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। यानी आपको इनडायरेक्टली चेक करना है कि कौन इसमें कंडक्टर है और कौन कंडक्टर नहीं है। तो ग्लूकोज कोई आयंस जनरेट नहीं करता, कंडक्टर नहीं होगा। एल्कोहल भी आपका कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आयंस जनरेट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी आयंस जनरेट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड आपको चेक कर लेना है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, the metals which are found in both free state as well as combined state are। आपको मेटल का पेयर यहाँ पे चेक कर लेना है जो फ्री स्टेट में भी रहता है और कंबाइंड स्टेट में भी रहता है। यानी कि लो रिएक्टिव मेटल होंगे ये, तो बिल्कुल नोबल वालों को छोड़ देना है। तो गोल्ड प्लेटिनम नोबल, प्लेटिनम सिल्वर नोबल, गोल्ड सिल्वर नोबल। आपको आ जाना है कॉपर और सिल्वर पे, ये दोनों कंडीशन में रह लेते हैं, इसलिए आंसर कर देना है सी। The number of single and double bond present in molecule of benzene respectively are। तो जब बेंजीन बोलेगा और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तो आप यहां से बस कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। 3 अल्टरनेट यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं और सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके से। तो 6 हो गया हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे 3 हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा 9 और पाई बॉन्ड हो जाएगा 3। तो 9 एंड 3 आपको चेक कर लेना है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू। यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन के अंदर अगर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो तीनों जो कंपोनेंट होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली। तो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और फैट्स कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो आपको चेक कर लेना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी वाला दिख रहा होगा। केवल फैटी एसिड आप सही नहीं करना क्योंकि इसके साथ ग्लिसरॉल भी आता है, और अगर आपसे पूछ ले ऑब्जेक्टिव के अलावा तो ग्लिसरॉल आप जरूर लिखना। ठीक है, इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11, सम वेस्ट आर गिवन बिलो
आपको बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें से कौन है। तो गार्डन वेस्ट, ये आपका बायोडिग्रेडेबल होगा। बॉल पेन रिफिल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये चलेगा। एम्प्टी मेडिसिन बॉटल ग्लास का, ये भी चलेगा। पील्स ऑफ द फ्रूट नहीं चलेगा। ओल्ड कॉटन शर्ट, ये भी नहीं चलेगा। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 12, a rectangular loop ABCD carrying a current I situated near a straight conductor XY such that the conductor is parallel to the side AB of the loop and is in the plane of the loop. If the steady current I is established in the conductor as shown, the conductor XY will, यहाँ पे अब इस लूप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना होगा कि इसका मूवमेंट कैसा होना है एक्स वाई का। ठीक है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन इसमें भी है। ठीक है, जब सेम करंट की डायरेक्शन होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जब आप एक्स वाई को इसके नियर लाओगे तो इसमें अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, absolute refractive index of glass and water are respectively given है। If the speed of light in glass is this, the speed of light in water is, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम की बात हो रही है। अगर किसी एक मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने लिख दिया ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, जब आप वेलासिटी से लिखोगे तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो इसकी वेलासिटी आपको नीचे लिखनी होती है, जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उसकी वेलासिटी ऊपर रहेगी। तो आपको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिखना चाहते हो तो जिस मीडियम का आप निकालते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऊपर लिखना होता है, यानी इसको लिखना होगा आपको एन जी बाई एन डब्ल्यू। इन्हीं दोनों का आपको रिलेट कर देना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपको बताना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दे रखा है 2 × 10⁸ इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखना होगा पहले ग्लास के अंदर, तो पहली वैल्यू हो जाएगी 3/2, उसके बाद हो जाएगा ये 4/3। इसी को सॉल्व कर देना है। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9/8। यहाँ पे है v/2 × 10⁸, इसको कट कर दोगे 4 टाइम्स, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 9/4 × 10⁸, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, when a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in that region is, अब यहाँ पे पार्टिकल्स जितने फाइन होंगे उसमें ज्यादा एनर्जी वाले ज्यादा स्कैटर्ड होंगे, तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, इसलिए आंसर सी लिख देना है। अगर पार्टिकल्स यहाँ पे बड़ी साइज की रहेंगी तो फिर व्हाइट लाइट ही स्कैटर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज, 1 ओम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें मिल रहा है, ये पैरेलल है, इसको लिखोगे 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ये 1 आएगा, ये वाला चलेगा। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लिखोगे 1/3 + 1/3 + 1/3, ये हो जाएगा 3/3, ये भी 1 आएगा, ये भी चलेगा। ये आपका सीरीज हो गया, तो हो गया 6, ये भी सीरीज हो गया 6। अब लिखोगे 1/6 + 1/6, तो हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 आएगा, ये नहीं चलेगा। ये भी पैरेलल है तो लिखोगे 1/0.5 + 1/0.5, तो हो जाएगा 0.5/2, 0.25, ये भी नहीं चलेगा। तो आपको चेक लेना है 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा सी वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकेंड इज, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, आर गिवन है, आई गिवन है और टी गिवन है। तो एच इक्वल टू हम लोग लगा लेंगे फॉर्मूला I²RT, 5 का स्क्वायर 25, आर दिया हुआ है 20, टी दिया हुआ है 30, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 500, इंटू कर देना है 30, हो जाएगा 15,000 जूल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बाद 4 यहाँ पे सर्सन रीजन, जिसमें सर्सन है पहला क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, बिल्कुल ट्रू है। रीजन है फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि इसका हिसाब अलग है, ये अलग है, इसलिए आपको लिख देना है ऑप्शन बी। 18 है मोस्ट ऑफ द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि नाइट के टाइम पे उनको ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत उनको नहीं पड़ती क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती। रीजन है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प टू कंजर्व वाटर एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ,
ये बिल्कुल करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आंसर आपको लिख देना होगा ए। 19 है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। बिल्कुल करेक्ट है, सल्फाइड ओर होगा तो इसकी रोस्टिंग जरूर करनी पड़ेगी। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर डायरेक्टली इनटू मेटल। अब ये गलत हो गया, क्योंकि जब रोस्टिंग करोगे तो सल्फाइड ओर सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड बनाता है, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तब मेटल अलग होता है। ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया, मतलब ऑप्शन सी। 20 है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल ट्रू है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो होती है। रीजन है, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी ट्रू हो गया और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन लिख देना है ए। ये हो गया 20 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स इस पेपर के। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिए नाम के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।